इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास परेशानी ना हो, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए एक जल्दबाजी में गलत फ़ैसला ले लेते हैं, लेकिन उनका एक गलत फ़ैसला उनके लिए खुद भारी पड़ जाता है। लेकिन इसी की वजह से उनका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया, जिस वजह से एक औरत ही इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी बेरहम तरीके से चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है और लोगों को इस केस की सच्चाई के बारे में और तह तक जानकारी मिलती है, तो इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपकी वजह से इस चैनल का जितना भी वीडियो है, साथ में यह वीडियो लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि आपकी वजह से, आपके भरोसे से यह चैनल चल रहा है। यह घटना है राजस्थान प्रदेश, उसी का नागौर ज़िला पड़ता है और ठीक उसी के करीब मेड़ता सिटी कस्बा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ 27 अक्टूबर 2017 का सुबह का टाइम होता है। तो वही मेड़ता सिटी से कुछ दूर पर जोधपुर रोड पड़ता है। उसी रोड के साइड में जय गुरुदेव कॉलोनी पड़ता है और उसी कॉलोनी के बगल एक सुनसान प्लाट होता है। उसी प्लाट में कुछ व्यक्ति जा रहे होते हैं। उनकी नज़र उसी प्लाट के एक झाड़ी में पड़ती है। देखते हैं कि वहाँ पर एक युवती की अर्ध जली हुई डेड बॉडी पड़ी हुई है। वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं, देखते हैं सन्न से रह जाते हैं। अब जितने आस पड़ोस लोग होते हैं, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग उस डेड बॉडी को काफ़ी ध्यान से देखते हैं। तुरंत ही उन्हीं में से एक व्यक्ति होता है, अपने नज़दीकी थाने मेड़ता सिटी में फ़ोन कर देता है। ये थाना प्रभारी अमराराम बिश्नोई होते हैं और जैसी खबर पाते हैं तो सुनने के बाद एकदम दंग सा रह जाते, क्योंकि सुबह कोई अचंभा सा खबर उन्हें मिला हुआ था। तुरंत ही अपने दल बल टीम को लेते हैं और उसी समय अब जय गुरुदेव कॉलोनी की तरफ बढ़ पड़ते हैं। देखते हैं जय गुरुदेव कॉलोनी की तरफ तो पहले तो भीड़ लगा हुआ पड़ा हुआ है और उस भीड़ को हटाते हैं और डेड बॉडी के करीब जाते देखते कि सही में वहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी और जली हुई पड़ी हुई है। डेड बॉडी को काफ़ी ध्यान से देखते हैं, अंदाज़ा लगा देते हैं कि इस महिला को उम्र लगभग यही 20 से 22 साल के बीच होगी। अपने बारीकी से निरीक्षण करना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ऐसा नहीं लगता जिस वजह से उस महिला का शिनाख्त हो पाए। लेकिन वहाँ पर जितने भी खड़े व्यक्ति होते हैं, पुलिस उन सब से इस महिला का शिनाख्त करवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस महिला का शिनाख्त नहीं कर पाता। और पुलिस के सामने यह चैलेंज बन जाता है कि आखिर यह महिला आई कहाँ से, यह महिला रहने वाली कहाँ की है और यह है कौन। और पुलिस यही सब सोच के केस में उलझ से जाती है। लेकिन वहाँ पर कुछ फोटोग्राफर आए हुए थे, जो उस समय फ़ोटो खींचकर अपने जितने भी नज़दीकी ज़िले में थाने होते हैं, सब में फ़ोटो को उसी समय सर्कुलेट करवा देती है। और पुलिस की टीम इधर कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद, घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद और साथ में डेड बॉडी का अच्छे से पंचनामा करने के बाद अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में भेजवा देती है। इधर पुलिस की टीम अपने थाने लौट आती है, लेकिन जैसे थाने आती है तो उस समय काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर यह केस जो होता है काफ़ी हमारे लिए चैलेंज बनकर उभरने वाला है, क्योंकि जब तक इस महिला का शिनाख्त नहीं हो पाता तब तक यह केस आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। उसी बीच वहाँ थाने में एक व्यक्ति हाथ डाँपता हुआ पहुँच जाता है, कहने लग जाता है कि साहब हमारा नाम है रामलाल नायक, जो हम नायकों के ठाड़े के ही रहने वाले हैं, हमारी अपनी बेटी थी। पुलिस कहने लग जाती है कि आखिर आपकी बेटी का नाम क्या है। वह कहने लग जाते हैं कि साहब हमारी बेटी का नाम है इंदिरा, जिसकी उम्र वही 22 साल के आसपास थी। अब पुलिस जैसी आप बात सुनती है कि इंदिरा इनकी जो बेटी है या लगभग 22 साल के आसपास थी, तो पुलिस का एक शंका होता है, जाकर उसी डेड बॉडी पर, मिले हुए डेड बॉडी पर टिक्स आ जाता है। पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हमारी बेटी 26 अक्टूबर 2017 को ही वह कल के दिन बिना बताए घर से कहीं चली गई, लेकिन दोबारा लौट के नहीं आई। पुलिस जैसे यह बात उधर अब रामलाल नायक की सुनने के बाद उनसे कहने लग जाती है कि हमें आज सुबह ही एक डेड बॉडी जय गुरुदेव कॉलोनी के पास मिला हुआ, एक बार जाकर आप उसको अच्छे से देख लीजिए।
अब यहाँ पर जैसे यह बात रामलाल नायक सुनते हैं, तुरंत ही वहाँ के कुछ इंस्पेक्टर को अपने साथ लेने के बाद मोर्चरी पहुँच जाते हैं और उस डेड बॉडी को देखते हैं। देखने के बाद उसकी पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि वह डेड बॉडी जो होती है जलने की वजह से पहचान में नहीं आ पाती। और रामलाल तुरंत ही वहाँ से उस बॉडी का ना पहचान करके वापस चले आते हैं। अब पुलिस के सामने जैसी यह खबर आती है कि उसकी पहचान नहीं हो पाई, तो पुलिस काफ़ी अचंभे पड़ जाती, सोच पड़ जाती है कि हो ना हो यह केस हमारे लिए भारी होता जा रहा है। पुलिस वहाँ पर अपनी टीमों को बैठाकर कुछ राय मशवरा लेना शुरू कर देती है। तभी पुलिस कुछ पुराने केसों के बारे में वहाँ जिक्र करना शुरू कर देती है। उन्हें जिक्र में एक और मोड़ आ जाता है। वहाँ के थाना प्रभारी के सामने यह एक चैलेंज बन जाता है कि आखिर इस महिला का आप शिनाख्त हो तो हो कैसे। तभी वहाँ पर एक सिपाही होते हैं, वह सिपाही तुरंत ही उनको एक ऐसा आइडिया बता देते हैं कि उसी आइडिया के तहत वह काम करना शुरू कर देते हैं। उनके मन में अब यह हो जाता कि हो ना हो इस महिला का शिनाख्त करने के लिए हमारे पास बस एक ही उपाय बचा हुआ। थाना प्रभारी अब अमरा राम बिश्नोई वहीं पर कहने लग जाते हैं कि बताइए क्या बात है। कह देते हैं कि बस इस महिला का अगर आधार कार्ड बना होगा तो अंगूठे से तो पता चल जाएगा, क्योंकि आजकल किसी भी व्यक्ति का, यहाँ तक कि 5 साल बच्चे का भी आधार कार्ड बन रहा है। अब यह बात जैसे ही अमरा राम बिश्नोई सुनते तुरंत ही वहाँ सिपाही की बात मानते हैं। उनको लगने लगता ज़रूर इनके बातों में कुछ ना कुछ दम है। तुरंत ही आधार मशीन जो होता है उसी समय ले जाते हैं, मोर्चरी में पहुंच जाते हैं और उस डेड बॉडी जो औरत होती है डेड बॉडी का अंगूठे का निशान लेते हैं। और जैसे लेते हैं तो सामने नाम पता निकल के सब आ जाता है। पता लगता है इस महिला का नाम है इंदिरा, पिता का नाम है रामलाल नायक। अब पुलिस को जैसे ही पता लगता है आधार कार्ड के द्वारा, तो पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि हमारे पास आज दोपहर को ही रामलाल नायक तो आए हुए थे, लेकिन इस डेड बॉडी का पहचान तो नहीं कर पाए। पुलिस की जो टीम होती है उसी समय इसकी सूचना रामलाल नायक को भेजवा देती है। रामलाल नायक आते हैं, अपनी बेटी के बॉडी को वहीं मोर्चरी में दोबारा देखते तो वहीं दहाड़े मारकर अब पुलिस की ही शिनाख्त पर रोना शुरू कर देते हैं। पुलिस उनसे पूछने लग जाती है कि आपकी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। रामलाल नायक कहने लग जाते कि साहब हमारी बेटी तो अभी कल बिना बताए कहीं चली गई थी, लेकिन हाँ आज से ठीक 2 महीने पहले हमारी बेटी जो होती है हमारे घर से बिना बताए वह कहीं चली गई थी। और जब चली गई थी हमें पता चला गांधी कॉलोनी का ही रहने वाला दीपू उर्फ दीपक है, जो अपने इलाके में अपने ही सेवादार में काफ़ी लोगों के पीछे लगा हुआ पड़ा होता है। लेकिन जब हमें पता चलता है तो हमारी बेटी जो होती है लगभग 1 हफ्ते के अंदर लौट के आ जाती है। लेकिन जब उस दिन हमारे घर से निकली तो उसका मोबाइल उस समय तो बंद बता रहा था, क्योंकि हम उसके मोबाइल पर काफ़ी बार ट्राई कर रहे थे। पुलिस जैसे यह बात रामलाल नायक के द्वारा सुनती है कि उसके पास तो एक मोबाइल था, उस समय पुलिस काफ़ी चौंक से जाती है। पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर घटनास्थल पर हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो या मोबाइल फ़ोन हो या कोई पर्स हो। पुलिस उसी समय अब पूरा विश्वास कर लेती है कि हो सकता है कि महिला की हत्या कहीं और की गई हो और बॉडी लॉकर यहाँ डंप कर दिया गया हो। पुलिस जो होती है अब उधर रामलाल नायक की ही तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के विरुद्ध धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब पुलिस का जो मकसद होता है इधर दीपक को जल्द अपने गिरफ्त में लेने के लिए, क्योंकि पुलिस के सामने तभी आ सकता था कि आखिर मोबाइल किसके पास पड़ा है। अब पुलिस जो थी इधर इंदिरा के हत्यारों की छानबीन करने के लिए दीपक के फिराक में पकड़ने के लिए लग जाती है। अब पुलिस अब दीपक की तलाशी करना शुरू कर देती है, लेकिन ऐसे तलाशी करते करते लगभग 4 दिन का वक्त बीत जाता है। अभी 1 नवंबर 2017 का वही शाम का टाइम होता है। उसी बीच वहाँ के जो खबरें होते हैं थाना प्रभारी को खबर देते हैं कि साहब इस समय दीपक जो होता अपने गांव के करीब एक टिबिल है, उसी टिबिल में मौके पर बैठा हुआ है। और लेकिन जैसे थाना प्रभारी अब इधर बिश्नोई खबर पाते हैं, तुरंत ही अपने दल बल टीम को उसी समय गठित कर देते हैं और वहीं टिबिल पे घेर लेते हैं। और पुलिस के हाथ वहीं पर टेबल पर दीपक चढ़ जाता है। और इधर पुलिस जो होती है दीपक को थाने ले आती है, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करने से पहले होता है इधर दीपक का जो मोबाइल नंबर होता है उसका पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है। तभी पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली कॉल डिटेल निकल के आ जाती है। इससे पता चल जाता है दीपक और साथ में इंदिरा के बीच कई महीनों से लगातार फ़ोन पे बातें हो रही थी, लेकिन 26 अक्टूबर को भी इनके बीच कई बार बातें हुए थे। अब पुलिस का जो शंका होता हुआ जाकर पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि आखिर में इंदिरा की जो हत्या है यानी कि जो हत्यारा है यह कोई और नहीं है, यह दीपक है। अब पुलिस के पास जैसे यह सबूत लगता है, लगने के बाद पुलिस की टीम इधर दीपक के पास उसी थाने में जाते हैं।
और दीपक से पूछताछ शुरू कर देते थे। लेकिन दीपक पुलिस के सामने पहले बरगराने वाली बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन पुलिस उसी के सामने वही सीडीआर डिटेल निकाल के जब रखती है तो इधर दीपक जैसे सीडीआर डिटेल घटना वाली रात को देखता है, देखने के बाद वह काफ़ी अचंभे पड़ जाता है, ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। और पुलिस इधर अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से जैसे पूछताछ शुरू कर देती है तो पुलिस के सामने अब बिना किसी देरी के दीपक इंदिरा की हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस के सामने इंदिरा की हत्या का जुर्म के बारे में जो सच्चाई निकाल के लाता, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई विश्वास नहीं होता है। असल में इसी राजस्थान प्रदेश का जो नागौर ज़िला पड़ता है उसी के करीब मेड़ता सिटी कस्बा पड़ता है और वहीं एक गांधीनगर कॉलोनी पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं बंसीलाल। उनका एक अपना इकलौता बेटा होता है दीपक। दीपक की उम्र होती है उस समय लगभग वही 22 साल के आसपास होता है। लेकिन इधर बंसीलाल जो होते हैं वह मौके पर एक नौकरी पेशे व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उस समय वह डिस्काउन कंपनी में ही नौकरी किया करते थे कि जो पोस्टिंग होती है वह सतलावास में ही GSS में होती है। वहाँ पर जाकर अपनी ड्यूटी काफ़ी रंग तरीके से किया भी करते थे। और इसी की वजह से उनका जो अपना बेटा होता है इधर दीपक काफ़ी मौज लिया करता था, अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जीने भी लग जाता है। और जब जीने लग जाता है तो इसी बीच का घूमना और फिरना जो होता है बेहतर तरीके से बन भी जाता है। बनने की वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच उसकी जो मुलाकात होती है ठीक 1.5 साल पहले अपने ही बाज़ार में जाकर, वहाँ एक दुकान पे खड़ी एक युवती से होती है। वह युवती कोई और नहीं होती, वह युवती एक विधवा होती है जिसका नाम होता है इंदिरा। इंदिरा की शादी ठीक आज से 3 साल पहले बीकानेर के ही रहने वाले एक रामू होता है, उन्हीं के साथ जाकर जब हुई थी तो इंदिरा अपने ससुराल में काफ़ी बेहतर तरीके से ढंग से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही साल के बाद उसका जो अपने पति होता है एक एक्सीडेंट में काफ़ी बेहतर तरीके से घायल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सही ढंग से इलाज ना हो पाता है और वह दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन इंदिरा जब अपने ससुराल में रहना शुरू कर देती तो उसके बीच उसके ससुराल वाले जो होते हैं इंदिरा को उसके पति का नाम लेकर ताने देना शुरू कर देते हैं कि क्योंकि तुम जब से आए हो तब से तुमने अपने पति का ज़िंदगी जीना हराम कर रखा है। और काफ़ी ताने इधर इंदिरा सुनती है। जब वहाँ परेशान हो जाती तो उसी बीच अपना पूरा ससुराल छोड़कर अपने ही मायके अपने पिता के पास रामलाल नाग के पास आकर रहना शुरू कर देते हैं और रहने लग जाती तो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ढूंढ ढूंढ कर तो जीने लगती है। लेकिन कुछ दिन जैसे बीता तो उसी बीच अपनी ज़िंदगी को अपने जीवन को खोलने के लिए वह बाज़ारों की शॉपिंग भी अपने आप खुद किया करती थी। लेकिन ठीक 1.5 साल पहले बाज़ार में जाती है, उसी बीच उसकी मुलाकात होता है इधर जाकर अब दीपक से होता है। दीपक दुकान पे खड़ा होता है और सामान लेते हुए जैसे ही उधर इंदिरा को देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर वही दुकान पर दीवाना हो जाता है और वहीं उससे नज़रें मिलाना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे इंदिरा दुकान से बाहर निकलती है तो उसके पीछे लग जाता है, उसका पीछा करते करते यहाँ तक उसके घर तक पहुँच जाता है। और जैसे पता हो जाता है कि इंदिरा नायकों की ठाड़ी की रहने वाली है तो वह उसको समझ जाता है कि हो ना हो अब इसको तो अपना करीबी बना लेंगे। और उसी दिन से इधर दीपक जो होता है इंदिरा को अपने दिल में समा लेता है। समाने के बाद जब उसके बारे में सारी सच्चाई जान जाता है तब भी दीपक जो होता है उसके लिए और मर मिटता है और उसकी गली का हर दिन चक्कर लगाना शुरू कर देता है। तभी इधर इंदिरा की नज़र जाकर गली में खड़े हुए एक दिन दीपक पर पड़ता है और जब दीपक पे पड़ता है तो उसको यकीन हो जाता है कि यही दीपक है हमारा पीछा जो हर दिन करता रहा है। लेकिन इधर इंदिरा भी अब दीपक के ऊपर नज़रें फेरना शुरू कर देती है। वह भी दीपक को मन मन चाहने लगती है। लेकिन इंदिरा भी जानती है कि अभी तक हम विधवा हुए अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आखिर हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई नए जीवन की तलाशी ज़रूर है। और इंदिरा उसी दिन मन में सोच लेती है कि हमारे नए जीवन के लिए क्यों ना क्यों दीपक को आजमाया जाए। और उसी दिन दीपक के पीछे वह मन मन चाहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही दीपक वहाँ पर पहुँचता है और दीपक को जैसे इंदिरा देखती है तो उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है, उसके मन की बात पूछ लेती है। लेकिन दीपक जैसे ही इंदिरा की बात सुनता है, सुनने के बाद एक बार हड़बड़ा जाता है, सोच नहीं पाता कि आखिर इंदिरा ने हमारे सामने कैसी बात कह दी। उसके मन में एक खुशियाँ सा हो जाती है कि चलो इंदिरा ने आज अपनी मन की बात हमारे सामने रख दी। और दोनों के बीच वहीं प्यार का इजहार हो जाता है। और उसी दिन से प्यार का इजहार होने के बाद दोनों के बीच अब टहलना घूमना और साथ में मोबाइल पे बात करना शुरू हो जाता है। और ऐसे बात करते करते दोनों कभी पार्कों में कभी होटल में जाकर अपना समय टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे वह वक्त जो होता है बीतना शुरू हो जाता है और जब बीतने लग जाता है तो इसी बीच अपने पिता के कमाए हुए कुछ पैसे के जो हिस्से होते हैं इधर दीपक अब इधर जाकर इंदिरा के ऊपर लुटाना शुरू कर देता है।
वो काफ़ी दिन लुटाता रहता है और उसी की बदौलत इंदिरा के साथ मौज मस्ती किया करता है। लेकिन जैसे कुछ महीने बीतते हैं उसी बीच इधर दीपक का जो हाथ होता है पैसे की वजह से खाली होना शुरू हो जाता है और इंदिरा की मन मुताबिक खर्चे का जो भार होता है वह दीपक नहीं उठा पाता। ना उठा पाने की वजह से काफ़ी जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है। तभी अपने पिता के सामने जाता है, बाबूलाल से कह बैठता है कि पिताजी एक बार हमारी नौकरी भी लगवा दीजिए। अब बाबूलाल जो होते हैं उसी समय उसकी जो नौकरी होती है जहाँ वो और खुद काम किया करते थे वहीं पर जाकर उसको भी लगवा देते हैं और नौकरी पाने के बाद इधर दीपक के पास अब अच्छे खासे पैसे आने शुरू हो जाते हैं। इसी पैसे को जो होता है ज़्यादा जो हिस्सा होता है यहाँ जाकर इंदिरा के ऊपर लुटाना शुरू कर देता है और लुटाने लग भी जाता है। लेकिन समय इधर दोनों का मौज मस्ती में बीतने भी लग जाता है। इंदिरा को भी लगने लगता है चलो हमारी ज़िंदगी हमारे पति के ना रहने के बाद भी काफ़ी सौभाग्यशाली है। अब इधर दीपक जो होता है इंदिरा के प्यार में इस तरह पागल हो जाता है कि इंदिरा को जब वह देख नहीं लेता या जब तक उसके साथ घूम नहीं लेता तब तक उसकी ज़िंदगी और उसका दिन जो होता है काफ़ी भोर सा लगता है। लेकिन इधर धीरे धीरे वक्त तो बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन ठीक 8 महीने पहले होता है इंदिरा के जो पिता होते हैं रामलाल नायक, वो अपनी बेटी को अपने घर में विधवा की ज़िंदगी देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्योंकि एक विधवा बेटी अगर घर में बैठे रहे तो वह घर स्वर्ग नहीं हो सकता और इसीलिए उनके मन में काफ़ी ज़्यादा चिंता हो जाता है कि उन्हें अपनी बेटी के लिए एक नया रिश्ता देखा जाए। और इसीलिए अब जो होते रामलाल नायक अपनी बेटी के रिश्ते के लिए तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ दूर पर एक इलाका पड़ता, वहीं का रहने वाला होता है पंचराम, जो देखने में काफ़ी हष्टपुष्ट भी होता है और पढ़ा भी लिखा होता है। इधर अब जो होते रामलाल नायक जाते हैं और पंचराम से बात करते हैं। पंचराम तुरंत ही शादी के लिए तैयार हो जाता है। होने के बाद इधर जो होता है पंचराम की शादी इंदिरा के साथ कर दिया जाता है। और 8 महीने पहले इंदिरा जो होती है अपने ससुराल में जाती है, लेकिन कुछ महीने तो वहाँ टाइम स्पेंड करती है और कुछ महीने बाद उसका जो मन होता है अपने पति से नहीं लगता, वह ऊब सा जाता। इसीलिए जब भी उसके पास मौका मिलता तुरंत ही अपने पुराने आशिक अब इधर दीपक के पास फ़ोन कर लेते हैं। लेकिन दीपक इधर अपने घर में रहकर अपनी गिल्लत भरी ज़िंदगी जीना शुरू कर देता। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर हमारा मन इंदिरा के बगैर नहीं रह रहा है और इसी सोच में अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देता। लेकिन इंदिरा जब अपने ससुराल में रहकर ऊब जाती और ठीक कुछ महीने बाद अपने ही मायके में चली आती और वहाँ 3-4 दिन रहती। इधर दीपक के साथ मिलकर घूम टहल कर फिर अपने ससुराल में चली जाती। अब यह सिलसिला जो होता है इंदिरा का चलने लग जाता। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त बीतता इधर दीपक के जो पिता होते हैं बाबूलाल सोच लेते हैं कि उन्हें अपने बेटी की भी शादी करा दिया जाए। और ठीक मार्च 2017 का वह महीना होता है। उसी महीने में जाकर दीपक की शादी एक खूबसूरत लड़की से करा देते हैं। देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। लेकिन दीपक उस खूबसूरत लड़की के साथ कुछ महीने अच्छे से टाइम स्पेंड करता है। लेकिन जब उससे मन ऊब जाता है तो उसी बीच अपनी प्रेमिका से दोबारा फ़ोन पर बात करना शुरू कर देता है। लेकिन इसकी जानकारी कभी जो होता है इंदिरा को नहीं लगता। लेकिन कुछ महीने बीतते हैं और कुछ महीने बीतने के बाद इंदिरा की कोई अपनी खास सहेली होती है। उसी सहेली के द्वारा इंदिरा को पता चल जाता है कि आखिर दीपक की शादी हो चुकी है। और जैसी यह बात इधर इंदिरा सुनती है तो काफ़ी दीपक के ऊपर उस समय गुस्सैली हो जाती है और वह सोच लेती है कि आखिर जिसने हमारे साथ खिलवाड़ किया उसने हमारी ज़िंदगी से ऐसा खेल खेल दिया, इसके बारे में हमें तो पता ही नहीं था। वह बिना बताए किसी लड़की से शादी कैसे कर सकता है। और उसी दिन से इधर जो था इंदिरा के मन में एक मनमुटाव बैठ जाता है। और इधर जब भी दीपक इंदिरा के पास फ़ोन करते हैं कुछ मिनट तो बात करती लेकिन फ़ोन काट देते हैं। लेकिन दीपक के मनाने के बाद जब वह मान जाती तो आती कुछ ही घंटों का टाइम स्पेंड करके अपने ससुराल में पहुंच जाती। अब यह सिलसिला चलने में लग जाता है। तभी अक्टूबर साल 2017 का वही हफ्ते का तीसरा सप्ताह होता है। तो उसी बीच इंदिरा जो होती है अपने ही मायके आई हुई थी। इधर दीपक के साथ कुछ वक्त टाइम स्पेंड करती है। लेकिन जब स्पेंड करती है तो दीपक से कह देती है कि हम 2 दिन बाद अपने ससुराल जाने वाले हैं। और यह बात जैसे इधर दीपक सुनता है तो एक बार सन सा रह जाता। वह कहने लग जाता है कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, तुम्हारे बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी सी लग रही है। इंदिरा कह देती तुम्हारी तो एक पत्नी भी आई, खूबसूरत भी है, तुम उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। हमारा तो अपना पति भी है, अपनी ज़िंदगी में हम उलझे हुए हैं। हमारा पति हमारे जीवन का अब हिस्सा बन गया है, इसीलिए हमारी ज़िंदगी से अब तुम दूर हो जाओ। यह बात जैसे दीपक इंदिरा के द्वारा सुनता है तो एक बार सन्न हो जाता है कि जिसके साथ हमने जीवन में जीने मरने की कस्में खाई, आज हमारी ज़िंदगी इसके अलग रहने का फैसला कैसे ले सकती है। और दीपक इंदिरा की द्वारा यह बात सुनकर एक बार अचंभा रह जाता है। लेकिन वहाँ पर दीपक काफ़ी बार इंदिरा के सामने मिन्नतें करता है। लेकिन मिन्नतें करने के बाद भी इंदिरा नहीं टूटती। वह हर बात जिद करती है कि जाएंगे तो हम अपने ससुराल जाकर हम हमेशा के वही रह जाएंगे, अब दोबारा नहीं आएंगे।
अब वहाँ झगड़े तकरार कर इधर जो होता है दीपक अपने घर चलाता है, लेकिन पूरी रात अपनी पत्नी के साथ नहीं सो पाता। वह सोच में काफ़ी डूब जाता है कि आखिर हमारी जो प्रेमिका है अगर चली जाएगी तो हमारी ज़िंदगी नरक से बेहतर हो जाएगी। और उसके मन में एक षड्यंत्र भरा कदम आ जाता है और उसी कदम को वह उसी समय फैसला ले बनता है। वह सोच लेता है कि अगर हमारी बात कल यानी कि 26 अक्टूबर 2017 को नहीं मनाने के बाद भी तो उसके जीवन को हम हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। अब जैसे दूसरे दिन का वक्त होता है वही शाम का टाइम होता है, तो उसी बीच इधर दीपक अब वहाँ नायकों के ठाड़ी के करीब पहुँच जाता है और बाहर खड़ा हो जाता है। वहीं पर खड़ा होकर इधर अब जो होता है इंदिरा के पास फ़ोन कर देता है, कहने लग जाता है कि आ जाओ मिल लो, क्योंकि तुम कल अपने ससुराल जाने वाली हो। यह बात जैसे ही इधर इंदिरा सुनती है, सुनने के बाद एक बार सोच में पड़ जाती है कि वह जो कह रहा पूरी तरह से सही कह रहा है कि आज हम चल के उससे मिल लें, क्योंकि कल हम अपने ससुराल चले जाएंगे और दोबारा उससे मुलाकात नहीं होगी। अपने मन में यह बात जो होती है वहाँ लेकर अपने पिता से बिना बताए उसी समय इंदिरा निकल पड़ती है और अपना मोबाइल अपने साथ लेकर, और जब निकल पड़ती है जैसे ही कॉलोनी के बाहर पहुंचती है तो वहीं पर दीपक खड़ा होता है और दीपक खड़ा होकर तुरंत ही उससे बात करना शुरू कर देता है। लेकिन जब बात करने लग जाता है तो इधर अब जो होती है इंदिरा कह देती है कि तुम हमसे जल्दी बात कर लो, क्योंकि हमें कल तो अपने ससुराल जाना है, आज कुछ अर्जेंट मार्केट करना है। यह बात जैसे दीपक सुनता है तो फिर सनसा रह जाता है, उसकी दिमाग उसी समय हड़बड़ा से जाता है और उसके मन में एक षड्यंत्र बच जाता है। वह सोच लेता है क्यों ना चले इस समय सारा काम इंदिरा का तमाम कर दें। और उसी समय इधर इंदिरा को अपने बाइक पे बैठाता है। बाइक पे बैठाने के बाद जहाँ पर वह खुद नौकरी करता था सतलवास डिस्कास के ही GSS पर ले जाता है और वहीं पर एक कमरा होता है, उसी कमरे में लेकर दीपक इधर इंदिरा को पहुंच जाता है और तुरंत ही उसी समय उससे कह देता है कि तुम्हें अपने ससुराल अभी नहीं जाना है, जब हम बोलेंगे तब चले जाना। और यह बात जैसे इंदिरा सुनती है तो दीपक के ऊपर वहीं भन्ना आ जाती है और उसी बीच दोनों के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं और झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते हैं कि उसी समय जो होता है इधर दीपक देखता है कि इंदिरा के गले में उसकी खुद का एक दुपट्टा है और उसी दुपट्टे को हाथ लगाता है, जोर से खींच लेता है, जिसकी वजह से इंदिरा वही हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाती है। तुरंत ही उसके बॉडी को एक बोरी में भरता है। बोरी में भरने के बाद अब रात का टाइम देखता पूरा सन्नाटा हो गया है। अब बोरी सहित ले जाकर अपनी बाइक पर लाद लेता है और बाइक चलाते चलाते पहुंच जाता है। देखता कि उस समय तो सभी लोग अपने घर में सोए हुए पड़े हुए, पूरा सुनसान है, और वहीं ले जाकर उसके बॉडी को डंप कर देता है और अपनी बाइक से एक केरोसिन निकालता है। उसी केरोसिन के द्वारा ले जाकर इधर इंदिरा को एक वहीं छिड़क कर तुरंत ही आग के हवाले कर देता है। वह समझ जाता है कि इंदिरा की पहचान तो अब नहीं हो पाती। तुरंत ही अपने घर वहीं उसका मोबाइल फेंक के बाहर में चला आता है। इधर सोच लेता अपनी ज़िंदगी हम बेहतर तरीके ढंग से जिएंगे, लेकिन पुलिस का दिमाग उस समय तो काम कर जाता है, जिसकी वजह से आधार के ही तहरीर पर इधर इंदिरा की पहचान कर लिया जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई दीपक के तहरीर पर निकल के आता है तो इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है, इधर इंदिरा का जो यूज़ किया हुआ बाइक होता है, साथ में उसका अपना मोबाइल होता है, पुलिस उन सबको अपने गिरफ्त में रख लेती है। रखने के बाद पुलिस की टीम इधर दीपक को ले जाती है, वहाँ कहीं कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में दीपक के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिन्होंने हमारे वीडियो में कई बार कमेंट किए हुए हैं, जिनका नाम है जो नवी मुंबई के रहने वाले होते हैं ठाकुर। वो हमारी वीडियो को हर बार देखते हैं, हर बार कमेंट करते हैं। और एक हमारे व्यूअर और ख़ास है जो मध्य प्रदेश के हैं, दिनेश उछड़ा, वह भी वही मध्य प्रदेश के रहने हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपना नाम हमारी वीडियो में लिवाना चाहते हैं तो आप अगली बार वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके नाम अगले वीडियो में लिया जा सके। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।